हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर जलवायु, जो कि क्लास 9 जियोग्राफी का है। ठीक है, बिहार बोर्ड का। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जलवायु क्या होती है। किसी भी जगह की जो जलवायु होती है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, भौगोलिक तत्व, प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए जलवायु को समझना अति आवश्यक है। अब देखिए, हम जब जलवायु की बात करते हैं तो हम ये भी बात करेंगे साथ में कि जो जलवायु है वो कैसे भारतीय जनजीवन को प्रभावित करती है। और जलवायु को कौन निर्धारित करते हैं? भौगोलिक तत्व और प्राकृतिक पर्यावरण जो है हमारे जलवायु को निर्धारित करते हैं। जो ठीक है, जो भौगोलिक तत्व है और प्राकृतिक पर्यावरण है वो हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। और ये जलवायु ही भारतीय जनजीवन को मतलब निर्धारित करती है या प्रभावित करती है। ठीक है, तो हमारा जो देश है, ठीक है, हमारा जो देश है भारत, इसका जो आधा भूभाग है कर्क रेखा से दक्षिण में है, जो उष्णकटिबंध में आता है। अब यहाँ पे देखिए, छोटा सा ये देख लेते हैं। ये जो भारत है हमारा, ये जो भारत है, ठीक है, तो यहाँ पे आधा जो होता है, यहाँ पे नॉर्थ होता है और यहाँ पे साउथ होता है। और यह जो है क्या हो गया, ये कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा ये है, ये हमारी कर्क रेखा है। ठीक है, तो ये जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है, तो ये नॉर्थ का हिस्सा हो गया, ये साउथ का हिस्सा हो गया। तो जो साउथ का हिस्सा है इसे जो है हम क्या कहते हैं, जो साउथ का हिस्सा है यह उष्णकटिबंध होता है। उष्णकटिबंध, यह उष्णकटिबंधीय होता है। और यह जो होता है क्या होता है, उपोष्ण होता है, उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध होता है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध हो गया, उपोष्ण कटिबंध हो गया। उत्तरी सीमा पर महान हिमालय है। अब यहाँ पे और आगे जो देखें तो ये जो नॉर्थ का रीजन है यहाँ पे क्या है, हिमालय है हमारा। और साउथ में जब जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, महासागर है। महासागर में कौन कौन से हैं, तो हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, ये सारे सागर हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये सारे सागर हैं। ठीक है, तो जो नॉर्थ हिस्सा है हमारे भारत का, यह जो नॉर्थ का हिस्सा है यहाँ पे क्या है, हिमालय है, हिमालय है। और जो दक्षिण का हिस्सा है साउथ का, यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है। तो हमने इसको समझ लिया अच्छे से कि हमारा जो देश है वो नॉर्थ से, वो उसके बीच से गुजरती है कर्क रेखा। हमारा जो देश भारत है उसके बीच से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा का आधा ऊपर का हिस्सा नॉर्थ साइड में आता है और नीचे का साउथ का हिस्सा साउथ साइड में आता है। साउथ वाले को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं और नॉर्थ वाले को उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। साउथ में हमारा हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो देश की विशालता में उसकी स्थिति ने यहाँ के जलवायु संबंधी भिन्नताएं पैदा की है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारा देश है उसके साउथ के हिस्से में जो है, देखिए यहाँ पे सागर है और नॉर्थ के हिस्से में क्या है, हिमालय है, पर्वत है। तो ये जो पर्वत होते हैं और जो सागर होते हैं वो जो है किसी भी जगह की जलवायु को प्रभावित करते हैं। और इसीलिए हमारे देश में जलवायु में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। क्योंकि क्योंकि भाई कहीं सागर है, कहीं पर्वत है, तो उसके हिसाब से वहाँ की जलवायु भी बदल जाती है। तो बोलचाल की भाषा में, अब यहाँ पे जलवायु की हम बात करेंगे तो बोलचाल की भाषा में जलवायु जो होता है, जलवायु जो होता है बोलचाल की भाषा में हम देखते हैं कि मौसम और जलवायु एक ही है। लेकिन जलवायु हम कहीं, मान लीजिए किसी देश का हम कहते हैं कि जलवायु बहुत गर्म है, या किसी देश का हम कह सकते हैं बहुत ठंडी है जलवायु। तो वो जो है जलवायु जो है, जब हम उसे 30 वर्षों तक लगातार देखते हैं वहाँ की वायुमंडलीय विशेषताओं को और उसके योग से करके एक औसत निकालते हैं, तो वो वहाँ की औसत जो जलवायु होती है वही, उसी को हम वहाँ की जलवायु कहते हैं। ठीक है, हम देश में भी बात कर सकते हैं और हम अकेले भारत देश में भी अलग अलग जो स्टेट है वहाँ पे भी जलवायु में बहुत अंतर है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं।
तो मुख्य तत्व तापमान, अब जलवायु को जो प्रभावित करते हैं उसमें मुख्य तत्व क्या है, मौसम तथा जलवायु के मुख्य तत्व जो है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गर्मी होगी, प्रेशर कैसा है, पवन का मतलब जो विंड स्पीड है, आर्द्रता और वर्षण रेन कितना होता है, इंसोलेशन से प्रभावित होकर बदलते रहते हैं, सूर्य तप से भी प्रभावित होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, हवा होती है, टेम्परेचर होता है, वर्षण, आर्द्रता जो होती है, कितना रेन हो रहा है, कितनी ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीज़ें किसी भी जगह की जलवायु को प्रभावित करती है। अब ये ऋतु होता है, मौसम या ऋतु होता है, ठीक है। मौसम शब्द जो है ऋतु होता है, अरब भाषा से इसको, अरब भाषा में मौसम है, उसी को हम आज मौसम कहते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में कितनी ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है जलवायु में। अगर हम राजस्थान के बाड़मेर में चले जाते हैं तो एक दिन का जो तापमान होता है 48 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है जून के महीने में। और वहीं पे अगर हम कश्मीर में चले जाएं जून के महीने में, गुलमर्ग में, तो 20 डिग्री टेम्परेचर है। तो हमारे देश के नॉर्थ साइड में, वहाँ से थोड़ा सा ही नीचे आते हैं इधर तो राजस्थान होता है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना ज़्यादा वेरी करता है। वहीं पे कह रहा है कि अगर गुलमर्ग के ही खीस नगर में अगर चले जाएं तो वहाँ पे 0 डिग्री रहता है टेम्परेचर जून के महीने में ही, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जून का महीना है उसमें उत्तर भारत में शुष्क और गर्म हवाएं चलती है, जबकि असम में इतनी वर्षा होती है कि ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आने लगती है। भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र में तापमान समस्थल भाग में विषम पाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखते हैं हम कि एक ही जो मंथ है जून का ही महीना है, तो वहीं पे अगर देखें हम राजस्थान में तो टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री है। वहीं पे अगर हम तापमान देखें कश्मीर का तो वहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। जो भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, क्षेत्र में तापमान जो है सम और स्थल भाग में विषम पाया जाता है। देखिए, जो समुद्र के किनारे जो शहर है, मान लीजिए मुंबई हो गया, जो समुद्र के किनारे है, तो वहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता पूरे साल। एक टेम्परेचर जो है लगभग 4-5 या 5-6 डिग्री के अंतर को बनाए हुए, मतलब एक सम टेम्परेचर होता है। जबकि जो दूसरे जो समुद्र से दूर के जो स्थल है, जो शहर है, स्टेट है, राज्य है, वहाँ पे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। मान लीजिए ठंडियों के दिनों में वहाँ पे 10 डिग्री 12 डिग्री टेम्परेचर होगा, 8 डिग्री टेम्परेचर होगा, तब गर्मियों के दिनों में वहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। जबकि जो समुद्र के किनारे जो शहर हैं वहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब देखिए, यहाँ पे हम दिसंबर और जनवरी की बात करेंगे तो दिसंबर और जनवरी में जो रात में टेम्परेचर है -40 डिग्री तक हो जाता है। जून माह में तिरुवनंतपुरम, अब देखिए जून माह में ये केरला का टेम्परेचर बता रहा है कि 25 से 30 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। उसी समय पश्चिम राजस्थान में 50 डिग्री चल रहा है। वर्षा में, अब यहाँ पे वर्षा की बात हो रही है, तो वर्षा जो होती है कितनी होती है, मासिम राम में जो वर्षा होती है 1180 सेंटीमीटर, जो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पे होती है। जबकि जैसलमेर में जाएंगे तो 12 सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में दक्षिण भारत के पूर्व में लौटे मानसून से अच्छी वर्षा होती है, जबकि उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा होती है। दिसंबर जनवरी में कश्मीर के ठंड से कांपते रहते हैं केवल तट के मोपला स्थानीय जनजाति। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो दिसंबर जनवरी का महीना होता है उसमें कश्मीर में लोग जो है ठंड से कांपते रहते हैं, जबकि केरला में चले जाएं तो केरला के तट पे मोपला पे लोग जो है केवल लुंगी पहन के घूमते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो एक ही समय पे हमारे देश के अलग अलग राज्यों में जो टेम्परेचर है उसका जो है भिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये जो जलवायु है वो किससे मतलब निर्धारित होता है, एक तो लैंड फॉर्म जो होता है ये भी प्रभावित करता है। तो एक जो शब्द है हम ये याद कर लेंगे, लैंड फॉर्म्स, और एल का मतलब यहाँ पे भी है, देखिए लैंड फॉर्म। तो लैंड, एल से लैटिट्यूड हो जाएगा, ए से एल्टीट्यूड, नियरेस्ट फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ द विंड, फॉरेस्ट, ओशन करंट, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। एम से हो जाएगा हमारा माउंटेन, सॉइल, पहाड़, पर्वत, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। सौर किरणों के सीधा या तिरछा होने पर सौर ऊर्जा की मात्रा में अंतर हो जाता है, ठीक है। सूर्य की किरणें निम्न अक्षांशों पर सीधी तथा उच्च अक्षांशों पर तिरछी पड़ती है। इसी कारण के विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर तापमान घटता जाता है।
और एक तो ये सूर्य की किरणों का रीजन हो गया। दूसरा हो गया कि समुद्र तल से जब धरातल की ऊंचाई बढ़ती जाती है तो वहाँ पे वायुमंडल जो है बहुत ही विरल हो जाता है, मतलब कि डेंसिटी कम हो जाती है और तापमान घट जाता है। इसी तरह से जो तमिलनाडु में ऊटी है वहाँ पे तापमान काफ़ी कम रहता है। गर्मी में काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। तापमान बढ़ने पर वायुदाब घटता है, तापमान घटने पर वायुदाब बढ़ता है। ठीक है, ठीक है। देखिए, तापमान घटने पर क्या होता है, तापमान बढ़ने पर वायुदाब घटता है, तापमान घटने पर वायुदाब बढ़ता है। से क्या होता है कि मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कण होते हैं वायु के वो तेज़ी से मूव करते हैं तो वायुदाब घट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसे में यदि जल भाग से पवन आते हैं तो उसमें पर्याप्त नमी होती है, वर्षा होती है, अन्य शुष्क होते हैं। तो अतः महाद्वीप का मध्य भाग जाड़े में अति ठंडा तथा गर्मी में अति गर्म हो जाता है। समुद्र के नज़दीक वाले भूभाग में सम तथा समुद्र से दूर के भूभाग में विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ तो पहले भी हमने कर लिया है। गर्मी या ठंडी समुद्री जलधाराएं जिस तटीय क्षेत्र से गुजरती है। अब समुद्र की जलधारा गर्म रहेगी तो उसका तटीय क्षेत्र गर्म हो जाएगा, और ठंडी रहेगी तो ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पर्वतोभिमुख जो भाग होते हैं वहाँ पे पर्वतीय मूसलाधार वर्षा होती है। मान लीजिए ये पर्वत है, इधर जो है भिमुख है तो यहाँ ज़्यादा वर्षा होगी। ये जो पीछे का हिस्सा है यहाँ पे कम वर्षा होती है, यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। तो पर्वताभिमुख एक होता है, एक पर्वताभिमुख होता है। बादल को आकर्षित करते हैं, वन हमें लगाने चाहिए। वन जो है बादल को आकर्षित करते हैं तो ज़्यादा बारिश होती है। बलुई मिट्टी जो है जल्दी गर्म हो जाती है, कंकरीली मिट्टी जल्दी गर्म नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें हो गई। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब जो है अक्षांश हो गया, ऊंचाई हो गया, तो भारत के मध्य से गुजरती है जो कर्क रेखा है, भारत के मध्य से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण तथा दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत में गर्म एवं उत्तर भारत में अपेक्षाकृत ठंड रहता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है जिसकी औसत ऊंचाई महान हिमालय है, लगभग 600 मीटर है, मतलब 6000 मीटर है। भारत के तटीय तथा मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 30 से 150 मीटर है। फलतः पर्वतीय क्षेत्र ठंडा तथा मैदानी तटीय गर्म रहता है। जाड़े में मध्य एशिया में आने वाले बर्फीली हवाएं हिमालय को पार नहीं जा पाती, जैसे यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा गिर पाता है, परंतु गर्मी में हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में अच्छी वर्षा कराती है। हिमालय जो है पर्वतीय मानसूनी हवाओं को रोक लेता है, इससे अच्छी वर्षा होती है। अब यहाँ पे देखें वायु दाब और पवन। तो जो वायु दाब है कि दिशा ने भारत की जलवायु को विशिष्ट बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो पवन की दिशा है वो जलवायु को विशिष्ट बनाती है। भारत में कर्क रेखा क्षेत्र से विषुवत रेखा क्षेत्र की ओर उत्तर पूर्वी, जो उत्तर हो गया ये नॉर्थ हो गया, मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ हो गया, उत्तर पूर्वी मानसून पवनें चलती हैं, और इधर ईस्ट हो गया। तो क्या कह रहा है, इस तरह से क्या चलती है, पवन चलती है नॉर्थ से पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ पवनें चलती हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उष्ण कटिबंधीय निम्न दाब स्थल से समुद्र की ओर जाती है। इनसे वर्षा नहीं होती है। गर्मी में स्थिति अटल उलट जाती है क्योंकि सूर्य से गोलार्ध में होने के कारण, उत्तरी गोलार्ध में होता है सूर्य के कारण, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। रेखा क्षेत्र में उच्च दाब बना रहता है। अतः गर्मी में दक्षिणी गोलार्ध के मकर क्षेत्र की हवाएं तेजी से हिंद महासागर को पार कर भारत में पहुंचने लगती हैं। विषुवत रेखा को पार करने के बाद फेरेल के नियम के अनुसार यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है, दक्षिण पश्चिम से चलने लगती है। इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। इस हवा से पूरे भारत में व्यापक। अब यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया हमारा साउथ, ठीक है, और ये हो गया हमारा वेस्ट। तो इधर से ये हिंद महासागर है ही, आपको पता ही है हिंद महासागर है। इधर से जो हवाएं आती है इस तरह से घूम जाती है। ठीक है, गर्मी के दिनों में इस तरह से हवाएं चलती है और यह जो है बहुत अच्छी वर्षा कराती है। तो जो साउथ से वेस्ट की तरफ हवाएं चलती है, दक्षिण से पश्चिम की तरफ, गर्मी के दिनों में ये बहुत अच्छा वर्षा कराती है। जबकि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जो ये हवाएं चलती है ये इतनी ज़्यादा वर्षा नहीं कराती है।
ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऊपरी वायु परिसंचरण भारत में पश्चिमी प्रवाह से प्रभावित होता है। जेट धाराएं इसी प्रवाह का मुख्य अंश है। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच वायुमंडल के ऊपरी भाग में चलते हैं। ठीक है। जेट धाराएं क्या होती है? जो हमारा वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर है उसके ऊपरी भाग में चलती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं भी कहते हैं। ठीक है, धाराएं कहा जाता है। ये सितंबर से मार्च तक हिमालय के दक्षिण छोर पर चला करते हैं तथा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के रूप में आकर कभी कभी वर्षा की झड़ी लगा देते हैं। गर्मी के दिनों में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, अतः पश्चिमी जेट धाराएं हिमालय के उत्तरी छोर पर खिसक जाती हैं। तब एक अन्य पूर्वी जेट धारा जो उपोष्णकटिबंधीय जेट धारा कहलाता है, गर्मी अप्रैल से अगस्त में भारत के ऊपर डिग्री अक्षांश के आसपास बहती है और बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश आदि के तटीय भाग में कभी कभी तूफानी हवा के साथ वर्षा कराती है। ऐसी स्थिति को बनाने में वायुदाब में अंतर्दाह पवन की दिशा मुख्य कारक है। जल एवं स्थल का वितरण जो होता है, भारत की जलवायु को यहाँ के जल तथा स्थल के वितरण ने भी प्रभावित किया है। समुद्र तटीय क्षेत्र में जाड़ा तथा गर्मी के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जल भाग देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है। वहाँ तापांतर जो होता है क्या होता है, कम होने के कारण जलवायु सम बना रहता है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र इसके प्रभाव में रहते हैं। उत्तर भारत के समुद्र से दूर रहने का प्रभाव नहीं पड़ता है। फलतः वहाँ जाड़े में खूब जाड़ा और गर्मी में खूब गर्मी पड़ती है। वार्षिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है और जलवायु विषम बनी रहती है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेंगे, एल नीनो क्या होता है। एल नीनो का मतलब, यहाँ पे एल नीनो क्या है, एक स्पेनिश शब्द है, इसका अर्थ होता है चाइल्ड। वास्तव में जो है एल नीनो जो जलवायु के सापेक्ष में जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है गर्म जलधारा, जो दक्षिण अमेरिका के पेरू और इक्वाडोर देशों के प्रशांत तटीय भाग में 3 से 7 वर्ष के अंतराल पर उत्पन्न होती है। एल नीनो जो है हमेशा नहीं रहता है। यह दक्षिण अमेरिका के साउथ अमेरिका के पेरू में और इक्वाडोर में जो है 3 से 7 साल पे यह आते हैं। ठीक है। यह जो है गर्म जलधारा के कारण जल का तापमान अचानक 5 से 10 डिग्री बढ़ जाता है। जब यह धारा पूर्व द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचती है तो वहां निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून पवन का कुछ इस दाब की ओर आकर्षित हो जाता है। परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है, सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 1987 का सूखा जो है एल नीनो के कारण ही पड़ा था, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। दूसरी ओर जिस वर्ष यह गर्म जलधारा प्रकट नहीं होती उस वर्ष भारत में मानसून समान रहता है तथा वर्षा अच्छी होती है। कभी कभी बाढ़ के दृश्य उत्पन्न हो जाते हैं। एल नीनो का अध्ययन मानसून का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जैसे एल नीनो जो होता है, मतलब ये फायदेमंद नहीं होता है। एल नीनो जो होता है गर्म जलधारा उत्पन्न होती है और इसे 5 से 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता है और इससे क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है पवन का कुछ अंश निम्न दाब के आकर्षित हो जाता है। उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है। ठीक है। ला नीनो क्या होता है, इसकी उत्पत्ति भी कभी कभी पेरू तट पर होती है। ठंडी जलधारा भी पूर्व समूह क्षेत्र में वायुदाब को बढ़ा देती है। उच्च वायुदाब से चारों ओर आर्द्र हवाएं चलती है। इसकी कुछ मात्रा पहुंचकर अब देखिए ला नीनो क्या होता है, पेरू में ही होता है, साउथ अमेरिका के पेरू के तट पर ही होती है। एल नीनो गर्म हवा होती है, जबकि ला नीनो क्या होती है, ठंडी जलधारा होती है। ठीक है। इसकी कुछ मात्रा भारत पहुंचती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून में जल की मात्रा को बढ़ा देती है। इससे क्या होता है, सामान्य से अधिक वर्षा होती है। ठीक है। तो भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ता है एल नीनो का जब होता है तो जो है भारत में क्या होता है, भारत में मानसून सामान्य रहता है। जबकि ला नीनो जो होता है इसे यह जो है भारत में इसका क्या प्रभाव होता है, अधिक वर्षा करा देता है, जिसके कारण अनेक भागों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
इसके कारण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन में भी भारी वर्षा होती है। भारतीय मानसून की अब हम बात करेंगे तो आपको पता ही है मौसम जो शब्द है अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है ऋतु। ठीक है, इसका अर्थ होता है ऋतु। अब यहाँ पे आगे की चीज़ों को जो है हम लोग मेन जो है उसको समझेंगे। यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं उसको हम समझ लेते हैं। भारतीय मानसून के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, भारतीय मानसून जो है वो कैसा होता है तो भारतीय मानसून तो हमने देख ही लिया कि जो है 13 से 15 जून तक मुंबई और कोलकाता होते हुए जुलाई तक संपूर्ण भारत पर जा जाता है। इसको हम लोग फोटो के माध्यम से ज़्यादा, चित्र के माध्यम से ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए मानसून का स्वभाव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, मानसून आगमन की संभावित तिथि जो होती है क्या होती है। अब जब मानसून आता है तो देखिए यहाँ पे जो मानसून है, यहाँ पे देखिए जो मानसून है 1 जून तक इधर आ जाता है, तिरुवनंतपुरम चेन्नई तक। 5 जून तक बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरह से आता है। 10 जून तक इधर आता है, मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, इसको याद रखना पड़ेगा। और इधर जो है 15 जून तक इधर आ जाता है और 1 जुलाई को इधर आता है, 15 जुलाई को इधर आता है। अब यहाँ पे इस तरह से है, तो इस तरह से मानसून आता है। अब मानसून का अंत जो होता है वो कब कब होता है और कहाँ पे, तो देखिए जो तिरुवनंतपुरम है ये 1 दिसंबर तक ये जो है ये तिरुवनंतपुरम चेन्नई में मानसून चला जाता है, अंत समय है। ये 15 नवंबर तक बेंगलोर से चला जाता है, हैदराबाद से भी चला जाता है, अक्टूबर तक यहाँ से चला जाता है, अभी अक्टूबर से यहाँ तक। और ये देखिए सितंबर में ही चला जाता है जयपुर से, और इधर अहमदाबाद राजस्थान से चला जाता है। ठीक है, तो ये कब मानसून आता है और कब जाता है इसके बारे में हमने देख लिया इसके बारे में कि मानसून कब आता है और कब जाता है, ये हमने देख लिया। यहाँ पे समुद्र से दूरी बढ़ने पे क्या होता है, वर्षा की मात्रा घटती है। जैसे देखिए बम्बई जो है समुद्र के किनारे है तो वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। कोलकाता में जो है वर्षा, ये कोलकाता भी समुद्र के किनारे है तो 162 सेंटीमीटर होती है। पटना में 135, इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर, दिल्ली में केवल 67 सेंटीमीटर होती है। मानसून वर्षा भू-आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। गर्मी में वर्षा मूसलाधार होती है जिससे पानी का बहाव बढ़ जाता है और मृदा अपरदन की गति तेज हो जाती है। कई क्षेत्र बाढ़ के चपेट में आ जाते हैं। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का महत्वपूर्ण योगदान है। मानसूनी वर्षा का भारत में वितरण भी असमान है, 12 सेंटीमीटर से इतना होता है। देखिए जैसलमेर में 12 सेंटीमीटर होती है औसत वर्षा, जबकि मासिमराम में 1180 सेंटीमीटर होती है। मानसून कभी पहले और कभी देर से आता है, कभी अतिवृष्टि एवं कभी अनावृष्टि होती है। फलतः फसलें प्रभावित होती है, बाढ़ एवं सूखा जैसी आपदा लाती है। वर्षा एवं उसके प्रकार, तो यहाँ पे वर्षा और उसके प्रकार जब हम देखते हैं तो एक होती है ग्रीष्मकालीन वर्षा, एक होती है शीतकालीन वर्षा। ऋतुएं देखेंगे, शीत ऋतु के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, पूर्वोत्तर भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मासिमराम में देख लेते हैं, राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसे जैसलमेर में 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये जो हवाएं मानसून आती है अरब सागर से आती है, ठीक है, और हिंद महासागर से आती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से आती है। अब यहाँ पे शीतकालीन जो वर्षा होती है सीमित क्षेत्र में लौटते मानसून के समय होती है। पूर्व तटीय जो तमिलनाडु केरल में वर्षा होती है ये लौटते मानसून में, मतलब जब मानसून जा रहा होता है। शीत ऋतु में जब पवन पेटियाँ दक्षिण की ओर खिसक जाती है तो भारत का पश्चिमोत्तर भाग पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है।
दक्षिण पश्चिम से चलने वाली यह हवा भारत में प्रवेश कर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में वर्षा कराती है। अब देखते हैं ऋतुएं। भारत देश में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती हैं जो अन्य किसी देश में दुर्लभ हैं। ये ऋतुएं पता ही है कि विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी सीजन हो गया, बसंत हो गया, हेमंत हो गया, शिशिर हो गया। कब से कब तक चलती है ये हमें पता ही है। शीत ऋतु जो है नवंबर से स्टार्ट होकर मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, उसके बाद जून से सितंबर तक रहता है वर्षा ऋतु, और लौटती मानसून जो है मध्य सितंबर से नवंबर तक। अब शीत ऋतु में जो है देख लेंगे कि कितना टेम्परेचर कहाँ पे है, ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। और शीत ऋतु में रबी की फसलें होती हैं। जनवरी फरवरी में उत्तरी पूर्व शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती हुई जल प्रवाह ग्रहण कर भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में तमिलनाडु वर्षा कराती है। इस वर्षा से वहाँ जाड़े में चावल की कृषि होती है। देखिए दक्षिण पूर्वी भाग जैसे कि जो तमिलनाडु में है ना, वहाँ पे वर्षा होती है ठंडियों के दिनों में, इसलिए वहाँ पे चावल की खेती होती है। अब नेक्स्ट जो है हमारा ग्रीष्म ऋतु। तो सूर्य की किरणें जो है लंबवत हो जाती हैं और भारत में गर्मी बढ़ जाती है। जून तक सूर्य जो है कर्क रेखा के ऊपर लंबवत हो जाता है। इससे भारत में प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है। दक्षिण भारत के पठारों की ऊंचाई, समुद्र के निकटता के कारण तापमान कम रहता है। हवा अत्यंत शुष्क हो जाती है। आकाश में बादलों का नामो निशान नहीं रहता। वनस्पति, तालाब, कुआं आदि सूख जाते हैं। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु इस तरह से होती है। अब यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल में इसे नॉर्वेस्ट या काल बैसाखी भी कहते हैं। क्या होता है जिससे वर्षा होती है? उत्तर भारत में चलने वाली पछुआ है अत्यंत गर्म और शुष्क हो जाती है। लू भी कहते हैं। गर्मी के दिनों में लू चलती है। लू को ही काल बैसाखी भी कहते हैं। इस समय आम की बौछार भी होती है। कर्नाटका में इसे आम की बौछार कहते हैं। वर्षा ऋतु जो होती है देश में जून के प्रारंभ तक गर्मी बढ़ जाती है। अधिकतर जीव जंतु ताप से त्रस्त होकर घरों में या पेड़ों के नीचे शरण ले लेते हैं, किंतु आधे जून से मौसम में अचानक बदलाव आने लगता है। तेजी से हवा दक्षिण पश्चिम से आने लगती है। आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है। गर्जन तर्जन के साथ जो है भारी वर्षा होने से ही मानसून का फटना मानसून बस्ट कहा जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पूरे भारत में व्याप्त होकर जगह जगह मूसलाधार बारिश करा देते हैं। असल में दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवन भूमध्य रेखा को पार कर फेरल के नियम के अनुसार अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून बनकर 1 जून तक केरल तट पर पहुंचकर वर्षा शुरू करा देते हैं। जो मानसून हवाएं होती हैं भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के त्रिभुजाकार होने के कारण शाखाओं में बढ़ जाती हैं। पहला अरब सागर तथा दूसरा बंगाल की खाड़ी। उत्तर भारत की वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। दक्षिण पश्चिम भाग में अरब सागर से होती है। वर्षा की मात्रा एवं वितरण वहाँ के स्थलाकृति से होती है। वर्षा की मात्रा जो होती है किस चीज़ से प्रभावित होती है? स्थलाकृति से प्रभावित होती है और रिलीफ से। अरब सागर जो है शाखा पश्चिम सह्याद्री की ढाल के सहारे ऊपर उठकर पश्चिमी भाग में भारी वर्षा कराती है। जब ये पहाड़ को पार कर जाती है तो इसके विपरीत ढाल पर कम वर्षा कराती है, क्योंकि ढाल के सहारे नीचे उतरने से हवा गर्म हो जाती है तथा उसमें नमी धारण क्षमता बढ़ जाती है। अब यहाँ पे देखिए यह जो है यहाँ पे चीन है, यहाँ पे पाकिस्तान है। तो देखिए जहाँ पे पूरा ब्लैक है 400 से अधिक है, 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जहाँ पूरा ब्लैक है। यहाँ पे जो स्क्वायर है वहाँ 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पे जो है 100 से 200 होती है। इस तरह से ये क्षेत्र हैं। भारत में जो वार्षिक वर्षा होती है उसके बारे में है यह ग्राफ। बंगाल की खाड़ी शाखा का मानसून उत्तर की ओर बढ़ते हुए असम मेघालय में पहुंचकर पूर्वांचल तथा गारो खासी और जयंती पहाड़ से टकराकर मेघालय तथा असम की घाटी में भारी वर्षा कराती है। ये हवाएं देश के उत्तर पश्चिम में स्थित निम्न दाब की ओर बढ़ने लगती हैं तथा जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है वर्षा की मात्रा
होने लगती है। जून से सितंबर के बीच कोलकाता में इतना सेंटीमीटर, पटना में 100 और इलाहाबाद में 90 सेंटीमीटर, दिल्ली में इतना सेंटीमीटर होती है। अब यहाँ पे अलग अलग शहरों का दिया है कि कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है, आप देख सकते हैं। लौटते मानसून का जो मौसम होता है वो क्या है, मानव जीवन पर प्रभाव क्या है, ये हम देख सकते हैं। तो देखिए, बारिश जहाँ होती है वहाँ पे अलग तरह की फसलें होती है, खान पान भी अलग होता है। कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जाड़े में तमिल के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, स्थानीय वायु संचरण। तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये हो जाएगा। जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा कराता है। अब ये हमारा भारत हो गया, ये हो गया यहाँ पे, तो ये साउथ है हमारा, यहाँ पे तमिलनाडु रहता है। तो ये दक्षिण पश्चिम से जो ये चलती हैं वही बारिश कराती हैं, मानसून जो ये होता है। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? दैनिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर कम होता है, तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, विषम जलवायु पाई जाती है। तो देखिए, दक्षिण भारत के संदर्भ में जो है वार्षिक तापांतर जो है कम होता है, ठीक है, क्योंकि दक्षिण भारत जो है हमारा यहाँ पे अरब सागर है, गर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे हिंद महासागर है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वार्षिक तापांतर कम होता है, क्योंकि भाई ये समुद्र से पूरा घिरा हुआ है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब रहता है, उत्तर पश्चिमी भारत में निम्न वायुदाब रहता है, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता, उत्तर पश्चिम भारत में मानसून लौटने लगता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उत्तर पश्चिम भाग में क्या होता है, वायुदाब घट जाता है। देखिए, जब कर्क रेखा पे सीधा चमकता है सूर्य तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जो है क्या होगा, बढ़ेगा, तो जो वायुदाब है वो घट जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? सिलचर, चेरापूंजी, मासिमराम, गुवाहाटी। तो यहाँ पे मासिमराम हो जाएगा, यहाँ पे 1180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाले लू भरी आंधी को क्या कहते हैं? लू, व्यापारिक पवन, काल बैसाखी, इनमें से कोई नहीं। इसे हम काल बैसाखी भी कहते हैं, लू भी कहते हैं, ठीक है, लू भी कहते हैं। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पे कह रहा है कि अत्यंत गर्म इस समय पर उत्तर भारत में चलने वाली पछुआ हवा अत्यंत गर्म, इसे लू कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे नॉर्वेस्टर। तो पश्चिम बंगाल में इसे देखिए, उत्तर भारत में इसे हम लू कहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं। इसे पश्चिम बंगाल में हम काल बैसाखी कहते हैं, ठीक है, काल बैसाखी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन भारत में 1 जून से हो जाता है, ठीक है। जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? गुलमर्ग, पहलगांव, खिल्लनमर्ग या जम्मू में? तो देखिए, जो गुलमर्ग का खिल्लनमर्ग है वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, मतलब 0 डिग्री, तो मतलब जून में ही यहाँ पे 20 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री रहता है गुलमर्ग में, और जबकि ठंडियों में यहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, मतलब 0 डिग्री से लेके माइनस में टेम्परेचर रहता है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्व पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ पे जो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन जो वर्षा होती है उसका जो कारण होता है वो
ये जो है उत्तर पूर्वी मानसून इसका कारण होता है। नेक्स्ट जो है, ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? ग्रीष्म ऋतु का कौन सा स्थानीय तूफान जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? कहवा की खेती के लिए लू जो है उपयोगी होता है। जनवरी में चेन्नई का तापमान कोलकाता से देखिए अधिक रहता है। उत्तर भारत में वर्षा पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर होती है। उत्तर भारत में वर्षा पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर जो है उत्तर वर्षा पूरब की अपेक्षा पश्चिम की ओर कम होती है। मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम के नाविकों ने किया था, अरब के नाविकों ने। पश्चिम घाट जो है पहाड़ के पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। पश्चिमी जो घाट हैं उनके पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है। पर्वत का भाग वृद्धि छाया का प्रदेश होता है। पवन विमुख जो है यहाँ इसे ही हम वृद्धि छाया का प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, पवन विमुख होता है। अब बाकी जो लिखने वाले हैं इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।